हेलो, नमस्ते। कहानी कहानी से तो अब मुझे उलझन लगने लगी है। महीनों में मुश्किल से 2-3 कहानियां लिखी जाती होंगी, पर लिखती जो भी हूँ मन से है। अभी तो मेरे पास है कहानियों का स्टॉक, और धीरे धीरे मेरी कहानियां मेरी ही आवाज में जमा होती जा रही। ये मोह भी देखा जाए तो बड़ा अजीब होता है। क्यों हम कहानियां लिख रहे हैं, क्यों डायरियां रखते जा रहे हैं, भरी जा रही हैं, फेसबुक पे डाली जा चुकी हैं, ग्रुप्स में डाली जा चुकी हैं, पर एक अजीब सा मोह पुरानी डायरियों से रख देंगे। और रख भी किस लिए देंगे वो तो मेरे दिमाग में है, लेकिन बच्चे पढ़ेंगे। बच्चे क्या पढ़ेंगे जब हम ही खुद ऊपर टांट पे डाले रहते हैं। तो ये मोह जी की बच्चे पढ़ेंगे, नाती पोते जानेंगे कि दादी कहानी लिखती थी, नानी। होता उल्टा है। पिताजी की डायरी लिखने की आदत थी, पिताजी माने ससुर, और उनकी कम से कम 20 डायरी थी जिसमें वो रूटीन लिखते थे। इस मौके पे आके लगता है कि हाँ, लेकिन जिस समय उनकी डेथ हुई उस समय बस ये था कि निकालो निकालो सामान, सब निकालो। विधि ने मंत कि अपनी गृहस्थी इतनी बढ़ चुकी होती है, ये सब कहाँ रखेंगे। अजय जी की भी सारी किताबें शौक से रखते थे, निकल गई, क्योंकि हम लोग सब ट्रांसफरेबल जॉब में हैं, बच्चे भी। कितनी पेटियां, कितनी किताबें हम लोग की अपनी जुट चुकी हैं, सब फेंकेंगे। तो वो ये तो रही मोह की बात की जब हम खुद नहीं पढ़ते हैं अपनी दादी नानी की, तो बच्चे भी नहीं पढ़ रहे हैं तो बच्चों के बच्चे क्या पढ़ेंगे। एनी हाउ, मोह होता है। फिलहाल तो सब सुरक्षित होता ही जा रहा है। एक कहानी थी, मैंने लिखी थी, मन का पंछी। विषय था कि इस पे कहानी लिखी है कि मन का पंछी। तो मन का पंछी मैंने लिखा कि मन का नन्हा सा पंछी, मुट्ठी भर आकार पर दिल और दिमाग में इच्छाएं अनंत, एक के बाद एक उन इच्छाओं को अपने हौसलों के पंखों पर बैठाने में लगा हुआ था। संतुलन बना धीरे धीरे संभलते हुए एक छोटी सी उड़ान, जो खत्म हुई एक विशालकाय स्कूल के दरवाजे पर। वो खुदक रहा था, अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था। यहाँ से गुजर कर ही लेनी थी उसे अपने अरमानों की नई उड़ान। पर ये क्या, एक कक्षा के 50 सीटों पर मारामारी थी, डोनेशन देने वालों की लंबी कतार। मन के नन्हे पंछी के दिल पर लगने वाली ये पहली चोट थी, पर अभी हौसलों का अवसान न हुआ था। डबडबाई आंखों से नन्हा पंछी मुड़ा अपने पिता की ओर। स्नेह सिक्त आंखों से पंछी को देख पिता ने हौले से हाथ फेरा। क्या हुआ अगर उसके लिए जमीन गिरवी रखनी पड़े, पर वो पंछी को परवास देकर ही रहेंगे। पंछी उड़ता रहा क्लास दर क्लास, पर अभी और असफलताएं देखनी थी। योग्यता को दरकिनार कर आरक्षित अयोग्य पक्षी उड़ान भर रहे थे और योग्य छटपटा कर गिर रहे थे। पंछी को आकाश से पहले त्रिशंक वन हवा में लटकना था। कोमल कवि सम मन को आघात ही आघात से न था, पर सफलता भी साथ थी, मेहनत का परिणाम भी था। मन का पंछी यथार्थ के धरातल पर था। कलेक्टर की कुर्सी ही अब उसकी उड़ान थी। पुरस्कार स्वरूप नेताजी की पुत्री से करोड़ों का विवाह था। प्रेम लहूलुहान था। गिरवी पड़ी जमीन का जो सवाल था, पंछी अब धीरे धीरे हथियार डाल चुका था। उड़ान की तमन्ना न थी, पंखों की शक्ति धन शक्ति में तब्दील हो चुकी थी। कैसा मन और कौन सा पंछी। एक विद्वान, उड़ने में समर्थ, आज एक रिश्वतखोर धनाढ़ इंसान था। पिंजरे से उड़ान भरने निकला मन का पंछी छत विक्षत लहूलुहान था। ये हर पंछी की कथा है। ये तो इस तरफ से मन का पंछी आरक्षण पाए लोगों का भी होता है, उनकी तरफ से भी कभी कहानी लिखूंगी, सुनाऊंगी। फिलहाल तो ये एक वास्तविकता थी, यथार्थ के जगत में उतरने की छोटी सी अभिव्यक्ति, मन का पंछी। और अब आती हूँ एक व्यंग कथा पर। दिनों दिन मेरी पीढ़ी के बाद की पीढ़ी कॉन्वेंट तक पढ़ती चली गई,
घरों में भले ही हिंदी हो, लेकिन आधी हिंदी और आधी इंग्लिश, यानी इंग्लिश। इंग्लिश घरों में बोली जाने लगी। मेरी से ऊपर वाली पीढ़ी भी अपने बच्चों के साथ रह के चुकी, बहुत से अंग्रेजी के शब्द सीख चुकी थी, तो उनके लिए भी इंग्लिश ही था। उसी इंग्लिश पे एक व्यंग्य कथा लिखी कि कुछ वर्षों बाद एक क्यूरियस चाइल्ड अपनी मॉम से क्वेश्चन करता है, मॉम, ये होली, दिवाली, दशहरा जैसे फेस्टिवल्स हमारे यहाँ धूम से क्यों मनाए जाते हैं? मॉम, वॉच बेटा, एंशियंट टाइम में बुराइयों ने सेंट का रूप धारण कर हमारे शरीर में घर बना रखा था। इन सेंट्स ने घोर तपस्या की होती थी गॉड को प्रसन्न करने के लिए। जब गॉड प्रसन्न हो जाते तो इविल पर्सन्स, जिन्होंने सेंट का रूप धरा होता था, अपने इमॉर्टल होने का वरदान मांग लेते थे। अच्छा, वरदान? ओह, आई मीन विश। ओके। उन प्रमुख सेंट्स में थे रावण, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, होलिका आदि, जिन्होंने इमॉर्टल होने का वरदान ले लिया था। विश बेटा, विश। पर बेटा, जब इविल ज्यादा बढ़ गए तो गॉड को भी तो कोई ना कोई रास्ता निकालना ही था। यस मॉम। सो रावण की नाभि में अमृत है, ये बात गॉड जानते थे, जिसके कारण वो इमॉर्टल था। गॉड ने पृथ्वी पर राजा राम बनकर जन्म लिया, और बेटा तब लड़ाई बोझ और एरोस से होती थी। तो राम जी ने एक एरो सीधे उसकी नाभि में मारा, जिससे उसकी नाभि का अमृत सूख गया और वो मर गया। बच्चा तालियां बजाता है और मॉम दूसरे इविल राजा वो दूसरे राजा की कहानी पर आ जाती है। दूसरे इविल राजा हिरण्यकश्यप को भी वरदान था कि उसे कोई आदमी या जानवर नहीं मार सकता, तो वो फियरलेस होकर बड़े बड़े क्राइम करने लगा। इंग्लिश। और अपने किंगडम में भगवान का नाम लेने पर पाबंदी लगा दी, पर प्रहलाद नहीं माना। वो ईश्वर का नाम लेता रहा, तो हिरण्यकश्यप को गुस्सा आ गया। उसने अपनी सिस्टर से कहा, उसे भी वरदान था कि वो आग से नहीं जलेगी, तो उसने अपनी सिस्टर से कहा, तुम प्रहलाद को गोदी में लेकर आग में बैठ जाओ ताकि वो जल जाए। फिर होलिका बुआ प्रहलाद को गोदी में लेकर आग में बैठी, तो पर बुराई को तो हमेशा ही डिस्ट्रॉय होना होता है बेटा, है ना बेटा? प्रहलाद फिर बच गया, और होलिका बुआ बुरी थी, इसलिए जलकर खाक हो गई। और किंग हिरण्यकश्यप को भी भगवान जी ने आधा इंसान और आधा जानवर का रूप धर के खंबे में से निकलकर मार डाला। वो नरसिंह भगवान कहलाए, आधे नर और आधे सिंह। इस तरह से हम लोग के सभी फेस्टिवल्स इविल पर विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए हैं। और कन्विंस बेटे को नींद आ गई होली, दिवाली और दशहरा के सेलिब्रेशन के लॉजिक सुनकर। तो ये तो थी इंग्लिश, जिसमें आगे की मॉम शायद इंग्लिश भी ना बोलें, सीधे इंग्लिश में ही सुनाए ट्रांसलेट करके। तो इस तरह से संस्कृतियाँ चेंज होती जाएंगी। ये तो हम लोग का हंसी की बात अलग है, लेकिन हाँ, हिंदी रामायण और रामचंद्र जी की, लव कुश की, ये सब कहानियाँ हिंदी में घरों में बनाए रखना चाहिए। अगर हम बनाए रखेंगे तो हमारे बच्चे भी अपने बच्चों को स्वाभाविक है हिंदी में ही सुनाएंगे। तो ये तो थी आज की कहानियाँ भी, थोड़ी बातें भी। सच में कह रही हूँ कि आप लोग से बातें किए बिना तो मेरा मन ही नहीं भरता। बस सुनते रहिए और आते रहिए। फिर मिलेंगे 2 दिन बाद। नमस्कार।